में बात कर रहे हैं। कल हमने बात की थी, लास्ट जो लेक्चर में हमने बात की थी कि इंडिया में जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, किस किस तरीके से क्या एम्पावरमेंट रहे। आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है, जीएसटी जो है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इतनी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा चार्जिंग सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। और आप स्क्रीन पे देखिए, आपको सबसे पहले हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये जो चार्जिंग सेक्शन है, ये सेक्शन 9 है जो चार्जिंग सेक्शन, और वो सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है, राइट। मैंने आपको ये भी बोला था कि जब तक हम सीजीएसटी एक्ट ही मेजरली पढ़ने वाले हैं, और जब तक मैं कुछ अदरवाइज न कह दूं, हर सेक्शन जो है वो सीजीएसटी एक्ट को बिलोंग करेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो बोलता है कि जो ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, सीजीएसटी जो है वो लेवी होगा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी लेवीड। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहता है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी लेवीड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। ठीक, एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं। हम सीजीएसटी एक्ट से हमारा चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं, और वो चार्जिंग सेक्शन है 9 सबसेक्शन 1 और 9 सबसेक्शन 2। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सीजीएसटी एक्ट का जो 9 सबसेक्शन 1 जो चार्जिंग सेक्शन है, वो ये कहता है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो लेवी होगा ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जितनी भी गुड्स या सर्विसेज की इंट्रा स्टेट सप्लाईज है उनके ऊपर ये लेवी होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। लेकिन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर सीजीएसटी लेवी नहीं होगा। एल्कोहलिक फॉर लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं होगा। ऑन वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, सीजीएसटी उस वैल्यू पे डिटरमाइन होगा जो सेक्शन 15 में हम निकालेंगे। सप्लाई की जो वैल्यू सेक्शन 15 में हम डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी लेवी होगा। उस रेट से लेवी होगा जो रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस पे। ठीक है, लेकिन जीएसटी की रेट, सीजीएसटी की रेट गवर्नमेंट 20% से ज्यादा नोटिफाई नहीं कर सकती। जब ये मैं कहती हूं कि गवर्नमेंट सीजीएसटी की रेट 20% से ज्यादा नोटिफाई नहीं कर सकती, इसका मतलब एसजीएसटी की रेट भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 20% हो सकती है। सीजीएसटी की रेट भी 20% हो सकती है, और एसजीएसटी की रेट भी 20% हो सकती है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में 1:1 का रेशो होता है। तो जितनी रेट सीजीएसटी की उतनी एसजीएसटी की, और इन दोनों को मिला के आईजीएसटी की रेट होती है। तो आईजीएसटी की रेट गवर्नमेंट कितनी नोटिफाई कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा 40, राइट। चलिए, सलाह कौन देगा, काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इस रेट को। जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा और टैक्सेबल पर्सन के द्वारा पे किया जाएगा। ये हमारा 9 सबसेक्शन 1 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, इस 9 सबसेक्शन 1 के साथ एक दूसरा भी चार्जिंग सेक्शन ही है, वो इसी का हिस्सा है, 9 सबसेक्शन 2। और 9 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी होगा इन 5 प्रोडक्ट की सप्लाई पे उस डेट से जिस डेट को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी नोटिफाई होगा जिस डेट से गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। इसका मतलब ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पेट्रोलियम, ये जो क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, ये अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आते। यानी इनके ऊपर
अभी जीएसटी नहीं है। अभी नहीं है तो फिर कब लगेगा? जब काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे कभी नहीं, कभी नहीं मतलब कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से बाहर है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये दोनों चार्जिंग सेक्शन में हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की, तो सबसे पहले ये समझ लें कि भाई ये काउंसिल होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये जो जीएसटी काउंसिल है ना, ये हमारे जीएसटी लॉ के फूफा जी हैं। ठीक है, जीएसटी लॉ के फूफा जी हैं, इसका मतलब जैसे घर में फूफा जी का नेचर होता है ना सलाह देने का, एवरीवेयर ही यूज्ड टू गिव हिज रिकमेंडेशंस, जहां उनकी जरूरत है वहां भी, जहां जरूरत नहीं है वहां भी। और अगर उनसे सलाह नहीं ली तो वो नाराज हो जाते हैं, ऐसा रसगुल्ला जैसा गोल मुंह बना लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो जीएसटी काउंसिल है ये भी क्या है, ये भी क्या है, रिकमेंडरी बॉडी है। रिकमेंडरी बॉडी है जीएसटी काउंसिल, रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को। किस किस मैटर पे रिकमेंडेशन देती है, सबसे पहले ये बात करें कि ये जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से हुआ। ये जीएसटी आया वो तो बहुत अच्छा, लेकिन ये काउंसिल कहां से प्रकट हो गया? तो संविधान का ये जो आर्टिकल 279 ए है, 279 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 279 ए है, ये भारत के प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो एक सेंट्रल और स्टेट का एक जॉइंट फोरम कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी काउंसिल। ओके, ये जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन भारत में हुआ 15 सितंबर 2016 को। कौन जीएसटी काउंसिल को हेड करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। और हाल फिलहाल अभी मिस निर्मला सीतारमन जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ओके, अब अगली बात, और कौन इसके मेंबर हैं? जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू होते हैं वो भी काउंसिल के मेंबर होते हैं, और जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो भी काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो ये जो जीएसटी काउंसिल का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस तरीके का है। अब अगली बात कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडरी बॉडी तो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको कॉन्स्टिट्यूट भी किया, लेकिन किन किन मामलों में जीएसटी काउंसिल अपनी रिकमेंडेशन देता है? तो किन किन मामलों में देता है? क्या टैक्स रेट होनी चाहिए, एग्जम्पशंस, किन किन को छूट मिलनी चाहिए, किन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को छूट मिलनी चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब इट इज अ लिमिट ऑफ इट इज अ लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ये एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है फॉर ये एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितना टर्नओवर होने के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। अगर मतलब ये एक लाइन है, एक ऐसा मान के चलिए एक लाइन है, अगर ये टर्नओवर के ऊपर, अगर इस लाइन के ऊपर आपका टर्नओवर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कराना पड़ेगा। और टेक्निकल शब्दों में इस टर्नओवर की लिमिट को कहा गया थ्रेशोल्ड लिमिट। इसके अलावा और क्या करेगा काउंसिल, कहाँ रिकमेंडेशन देगा? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उनको कैसे रिजोल्व किया जाए ये भी काउंसिल सलाह देगा। जीएसटी लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रूल्स एंड नोटिफिकेशन, कौन से रूल्स बनने चाहिए, कौन से नोटिफिकेशन आने चाहिए, ये भी काउंसिल रिकमेंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा इन पांच ऊपर वाले पांच जो भी हमने पढ़े, पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इनके ऊपर भी
कब से जीएसटी लगना चाहिए, काउंसिल ही रिकमेंडेशन देगा। और क्यों? ताकि एक हार्मोनाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में क्रिएट हो और एक नेशनल हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट का डेवलपमेंट हो। ये सब इंश्योर करता है जीएसटी काउंसिल। तो दिस इज अ जीएसटी काउंसिल। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, किन किन बातों पे रिकमेंडेशन देने का पावर है ये पूछा जा सकता है। तो जीएसटी काउंसिल वाले इस टॉपिक पे फोकस करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये तो रही बात, ये जीएसटी होता क्या है, चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। अब हमारे मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि जीएसटी कैसे लेवी होगा। देखिए, किसी भी टैक्सेशन लॉ में टैक्स लेवी होने के लिए एक टैक्सेबल इवेंट होता है। ठीक है, ये क्या है टैक्सेबल इवेंट? मैं बोलूं ये एक घटना है या दुर्घटना है, जो भी आप कह लीजिए। अगर ये टैक्सेबल इवेंट अकर हुआ तो जीएसटी लेवी होगा। मैंने क्या बोला? अगर ये टैक्सेबल इवेंट अकर हुआ तो जीएसटी लेवी होगा, और अगर ये टैक्सेबल इवेंट अकर नहीं हुआ तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। यानी जीएसटी लेवी होने के लिए टैक्सेबल इवेंट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है ये टैक्सेबल इवेंट? सप्लाई। ये हमारी मूवी का हीरो है, हमारा हीरो है ये सप्लाई। ठीक है, नो सप्लाई नो जीएसटी। तो हम बोले कि अगर सप्लाई हुई तो जीएसटी लेवी होगा, और अगर सप्लाई नहीं हुई तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। अब सप्लाई होने के लिए सप्लाई के साथ हमें क्या चाहिए? सप्लाई के साथ हमें क्या चाहिए? 5 पैरामीटर चाहिए। अगर ये 5 पैरामीटर पूरे हुए, सप्लाई के साथ अगर ये 5 पैरामीटर पूरे हुए, ठीक है, तो जीएसटी लेवी होगा। ठीक है, तो फॉलोइंग पैरामीटर्स टू कैरेक्टराइज अ ट्रांजैक्शन एज अ सप्लाई। सप्लाई को अकर होने के लिए, सप्लाई को कैरेक्टराइज करने के लिए फॉलोइंग पैरामीटर्स पूरे होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या? सबसे पहला पैरामीटर, सप्लाई किसका हो? सबसे पहला पैरामीटर क्या है हमारा? सप्लाई गुड्स या सर्विसेज या दोनों का होना चाहिए। यानी जीएसटी लेवी होने के लिए पहला पैरामीटर क्या? सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई गुड्स की हो या सर्विसेज की हो या दोनों की हो। अगर सप्लाई हुई, मतलब सप्लाई पे अगर जीएसटी लेवी होना है तो सप्लाई गुड्स की ही होनी चाहिए या सर्विसेज की होनी चाहिए या दोनों की होनी चाहिए। ये पहला पैरामीटर है। अगर ये 5 पैरामीटर सप्लाई के साथ पूरे नहीं हुए तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। तो सबसे पहला पैरामीटर के वो समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर पे बात करते हैं कि जीएसटी लॉ में गुड्स का मतलब क्या है। जीएसटी लॉ कहता है कि गुड्स मतलब किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि बिना हनुमान जी की सहायता के एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके। क्यों बोला बिना हनुमान जी की सहायता के? क्योंकि हम और आप तो केवल मूवेबल चीजों को ही हिला डुला सकते हैं, इमूवेबल चीजों को हिलाने के लिए तो फिर हनुमान जी को ही बुलाना पड़ता है, राइट। तो हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब से फॉर एग्जांपल आपका फोन है, आपका कोई सूटकेस है, आपका कोई बेड है, आपका कोई टीवी है, आपका कोई भी ऐसी चीज है जिसे बिना तोड़े फोड़े एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के दायरे में आती है, बट मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है। मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स के दायरे में कवर नहीं होते। मनी का मतलब आपकी करेंसी, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, आपके चेक्स, जिनकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, जिनकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है। जैसे 2000 रुपए का नोट आप लेके जाएं तो 2000 रुपए के नोट की फेस वैल्यू क्या है? 2000। और उस नोट से आप क्या खरीद के लाएंगे?
कोई भी ऐसी चीज खरीद के लाएंगे जिसकी मार्केट वैल्यू 2000 है, तो 2000 रुपए के नोट की फेस वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर होती है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या? शेयर्स, डिबेंचर, यूनिट्स, बॉन्ड्स, ये सब भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते। यानी आप शेयर्स बेचेंगे, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स बेचेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हम उन्हें गुड्स ही नहीं मानते। ठीक है, और गुड्स में हमने ये तो एक्सक्लूड किया, मनी एंड सिक्योरिटीज तो हमने बाहर किए गुड्स की डेफिनेशन से। क्या शामिल किया? एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम का मतलब कोई भी ऐसा क्लेम जिसको कि कोई भी ऐसा क्लेम जिसको कि सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सके। अगर किसी क्लेम को सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? एक्शनेबल क्लेम कहा जाएगा। ठीक है, तो केवल 3 तरीके के एक्शनेबल क्लेम ही गुड्स होते हैं, केवल 3 तरीके के। कौन से वाले हम पढ़ेंगे, बाद में आएगा। अभी केवल इतना, 3 तरीके के एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं, जिनको एक्शनेबल क्लेम, जिनको सिविल कोर्ट में, ऐसे कोई भी क्लेम जिनको सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सके। इसके अलावा जमीन से जुड़ी हुई फसलें, घास या कोई भी थिंग्स जो जमीन से अटैच हैं, उन्हें हम गुड्स कब कहेंगे? जिनको कि या तो अलग कर लिया गया है, सीवेट काट लिया गया है, या उनको काटने का, अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है सप्लाई से पहले, तो भी हम उन्हें गुड्स कहेंगे। यानी जमीन से जुड़ी फसलें गुड्स नहीं होती है, वो गुड्स कब होती हैं? या तो उन्हें अलग कर लिया जाए या अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, फिर सर्विस क्या? सर्विस को हम बोलेंगे कि गुड्स और सर्विस जो है वो एक मयान में 2 तलवार है। एक मयान में 2 तलवार है मतलब अगर किसी चीज को मैं गुड्स कह दूं तो सर्विस नहीं कह सकती, और अगर किसी चीज को मैं सर्विस कह दूं तो गुड्स नहीं कह सकती। ठीक है, तो सर्विस का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस है। जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस है, राइट। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। मतलब जैसे मैं बोलूं कि पेन गुड्स है तो वो सर्विस नहीं है, कैलकुलेटर गुड्स है तो वो सर्विस नहीं है, पानी की बोतल गुड्स है तो वो सर्विस नहीं है। फिर अगर आप सलोन जाते हैं तो दैट इज सर्विस, वो गुड्स नहीं हो सकता। आप अपनी बाइक रिपेयर कराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको सर्विस देता है, तो जो गुड्स है वो सर्विस नहीं है और जो सर्विस है वो गुड्स नहीं है। लेकिन जैसे गुड्स की डेफिनेशन से हमने मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया, वैसे ही सर्विस की डेफिनेशन से भी हम मनी एंड सिक्योरिटीज को बाहर करेंगे। यानी मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स भी नहीं है, मनी और सिक्योरिटीज सर्विसेज भी नहीं है, बट मनी से जुड़ी एक्टिविटीज, राइट, मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज, मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज जिनके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए। मनी से जुड़ी एक्टिविटीज जिनके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए उन्हें हम सर्विस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के बदले में 10-10 के 10 नोट मिले। मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैं मंदिर जाने वाली थी, मैंने बोला कि भाई मुझे 10-10 के नोट चाहिए। आपने 100 रुपए के बदले में मुझे 10-10 के नोट दिए। ठीक है, यहां पर नो सेपरेट कंसिडरेशन। क्यों? जितना मैंने आपको दिया उतना आपने मुझे वापस कर दिया, कोई सेपरेट कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, तो हम इसे सर्विस नहीं कहेंगे। बट 100 रुपए के नोट के बदले में आपने मुझे 10-10 के 9 नोट दिए। क्या करा मैंने? आपने 100 रुपए के नोट के बदले में आपने मुझे 10-10 के 9 नोट दिए। यहां पर सेपरेट
कंसीडरेशन है। कितना सेपरेट कंसीडरेशन? 10 रुपए। मैंने आपको 1250 रुपए दिए, उसके बदले में आपने मुझे 1200 रुपए का डीडी बनवा के दिया। मैंने बैंक को 1250 रुपए दिए, बैंक ने मेरी मनी को यूज करके मेरी करेंसी के फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया, मेरे कैश को डीडी में कन्वर्ट कर दिया और मुझसे क्या लिया? 50 रुपए का सेपरेट कंसीडरेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डॉलर को आईएनआर में चेंज करवाऊं तो मनी एक्सचेंज डीलर जो होता है वो अपना क्या रखता है? कमीशन रखता है। तो ये ऐसी एक्टिविटीज है जहां पे मनी को यूज किया गया, मतलब जैसे एक डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी को दूसरे डिनोमिनेशन में चेंज किया, करेंसी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में, कैश को डीडी में कन्वर्ट किया, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में, डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट किया। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पे मनी को यूज किया गया और सामने वाले ने अगर आपको कोई फैसिलिटी दी, मैंने आपको 100 रुपए दिए, मुझे खुले पैसे चाहिए थे, आपने मुझे क्या किया? फैसिलिटी दी। आपने मेरे 100 रुपए के बदले में 10-10 के 9 नोट दिए, आपने 10 रुपए अपना कंसीडरेशन लिख लिया। मेरे को डीडी की जरूरत थी, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए कैश से काम नहीं चलता, डीडी ही चाहिए। हम और आप घर में डीडी नहीं बनाते। मैं बैंक के पास गई, मैंने 1250 रुपए दिए, मैंने बोला मेरी करेंसी के मोड को चेंज कर दो, करेंसी के फॉर्म को चेंज कर दो, कैश को डीडी में कन्वर्ट कर दो। बैंक ने मुझे सुविधा दी और उसके लिए 50 रुपए चार्ज किया। मुझे दुबई घूमने जाना है, मैंने बोला डॉलर चाहिए मुझको, तो मेरे डॉलर को आईएनआर में या आईएनआर को डॉलर में कुछ कन्वर्ट करवाया, वॉटएवर जैसी जरूरत थी। मनी एक्सचेंज डीलर ने अपना कमीशन रखा। यहां सब मनी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन जितना कैश आप दे रहे हो, जितना मनी आप दे रहे हो, उतना आपको वापस नहीं मिल रहा है, क्योंकि देयर इज अ सेपरेट कंसिडरेशन इन्वॉल्व है इसमें, राइट? सेपरेट कंसिडरेशन इन्वॉल्व है इसमें। तो ये सब क्या था? ये सब हमने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स और सर्विस। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, these are neither goods nor service। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है, ये ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी ना गुड्स है ना सर्विस है। तो ये था हमारा पहला पैरामीटर, यानी जब हम कहते हैं कि टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है और सप्लाई के साथ 5 पैरामीटर पूरे होने चाहिए, तो मेरा पहला पैरामीटर है कि सप्लाई या तो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो। ठीक, अब दूसरा पैरामीटर, सप्लाई मस्ट बी अगेंस्ट कंसिडरेशन, यानी जो भी सप्लाई आप करें उसके बदले में कंसिडरेशन होना ही चाहिए। देयर मस्ट बी द कंसिडरेशन। अब मैं जब कहती हूं देयर मस्ट बी द कंसिडरेशन, इस बात का क्या मतलब है? आप देखो हाँ, देयर मस्ट बी द कंसिडरेशन। मैं बोलती हूं आपको कि जब भी हम एक्टिविटी सप्लाई के अगेंस्ट में कंसिडरेशन की बात करेंगे, मैं इसे A+C से डिनोट करती हूं। मैं क्यों इसे A+C से डिनोट करती हूं? यानी मैं बोलती हूं कि सप्लाई के साथ कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी एक्टिविटी होनी चाहिए और एक्टिविटी के साथ में कंसिडरेशन होना चाहिए। एक्टिविटी क्या हो? एक्टिविटी होनी चाहिए सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस की, और इस एक्टिविटी के साथ में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। एक्टिविटी के साथ में कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए मतलब एक्टिविटी और कंसिडरेशन के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी हो। एक्टिविटी और कंसिडरेशन के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी हो, यानी जब आप कोई एक्टिविटी करें उसके बदले में कंसिडरेशन मिलेगा,
इस बात की आपके और एक्टिविटी करने वाले के बीच में मतलब आपके और कंसिडरेशन देने वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारे मिस्टर बबलू हैं, ये अपने घर जा रहे हैं, बस पकड़ी और बस में एक बच्चा चढ़ा। बच्चा बहुत अच्छा गाना गा रहा था। हमारे बबलू जी ने बोला कि भैया गाना सुना दो। बबलू ने बोला कौन सा सुना दूं? तो बच्चे ने बोला कौन सा सुना दूं? बबलू ने बोला वो वाला सुना दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। बच्चा गाने लगा। बबलू भी वंस मोर किए जा रहे थे। ये आ गया इनका स्टॉप और बस रुक गई। ठीक है, जैसे ही बबलू बस से उतरने लगे, बच्चे ने उनका शर्ट पकड़ लिया। बोले भैया पैसे दे दो। बोले पैसे किस बात के? बोले आपने गाना सुना था ना। तो बोले तो मतलब क्या? तो पैसा देना पड़ेगा। बोले पैसा किस बात का? बोला जो इतना वंस मोर कर रहे थे, पैसा तो देना पड़ेगा। बबलू ने आसपास देखा, सब उन्हें ही घूरे जा रहे थे, तो बबलू ने पैसा दे दिया। यानी बच्चे ने बबलू को क्या दी? सर्विस, गाना सुनाया, और बबलू ने बच्चे को क्या दिया? कंसिडरेशन। फिर भी हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे, सप्लाई अगेंस्ट कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, कारण बच्चे और बबलू के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी नहीं थी। कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी का मतलब जिस समय बच्चा गाना गा रहा था उस समय कंसीडरेशन का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब अब जैसे ऐसा बबलू के साथ हो गया, बबलू को फिर भी बच्चे का गाना बहुत पसंद आया। बोला कल ना मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तू आ जाना, 4 गाने सुना देना, 500 रुपए दूंगा। नाउ अब जो काम हो रहा है, अब जब बच्चा गाना गाएगा, गाना गाते समय ही कंसीडरेशन का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बबलू ने पहले से कह के रखा है कि तुम गाना गाओगे तो मैं पैसा दूंगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी। ट्रैफिक लाइट पे हमारी गाड़ी रुकती है, हमारी गाड़ी को कोई वहां पे रोड पे साफ करता है, क्या जरूरी है हम उसे पैसे दें? नहीं, क्योंकि हमारे और उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी नहीं है। तो होना क्या चाहिए? एक्टिविटी और कंसीडरेशन के बीच में, एक्टिविटी और कंसीडरेशन के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी होनी चाहिए। मतलब कंसीडरेशन का एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर कंसीडरेशन का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोकेसी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा फ्री एक्सेस टू टीवी चैनल्स। कुछ टीवी चैनल्स का फ्री एक्सेस होता है, यानी आपको टीवी तो देखने को मिलता है लेकिन पैसा नहीं देना पड़ता। ठीक है, यानी सामने वाला आपको सर्विस दे रहा है, आपको फ्री एक्सेस दे रहा है टीवी चैनल का, लेकिन पैसा नहीं देना पड़ता। यहां पर एक्टिविटी तो है लेकिन एक्टिविटी के साथ में कंसिडरेशन नहीं है। इन द सेम वे फ्री ट्रैवल इंफॉर्मेशन, आपको फ्री ट्रैवल इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी कोई आपको एक्टिविटी करके दे रहा है लेकिन एक्टिविटी के बदले में आपसे कंसिडरेशन नहीं ले रहा। हमें दोनों चीजें चाहिए सप्लाई मानने के लिए, एक्टिविटी भी चाहिए, एक्टिविटी के साथ में कंसिडरेशन भी चाहिए। तीसरा, आपको कोई डोनेशन देता है, यानी आपके पॉकेट में पैसा आ गया लेकिन उसके बदले में आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी, सप्लाई नहीं मानेंगे। सप्लाई मानने के लिए क्या चाहिए? आप एक्टिविटी करो और जिस समय आप एक्टिविटी कर रहे हो उस समय कंसीडरेशन का एलिमेंट, केवल एलिमेंट एग्जिस्ट करे। कंसीडरेशन पे हो ये जरूरी नहीं है, बस कंसीडरेशन है इतना पता होना चाहिए सप्लाई करने वाले को भी और कंसीडरेशन देने वाले को कि देयर इज अ कंसीडरेशन एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब कंसीडरेशन का मतलब क्या है? कंसीडरेशन के लिए जीएसटी लॉ ये कहता है कि सप्लाई के अगेंस्ट में कंसीडरेशन होना चाहिए, चाहे गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की सप्लाई हो, और कैसा भी कंसीडरेशन चलेगा। मतलब मॉनेटरी कंसीडरेशन भी चलेगा और
नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी चलेगा, दोनों अलाउड है, मॉनेटरी भी चलेगा और नॉन मॉनेटरी भी चलेगा। ठीक है, मॉनेटरी है तो पैसा मिल गया, और अगर नॉन मॉनेटरी हुआ तो हम उसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। कंसिडरेशन कौन दे? कोई भी दे, कोई भी दे मतलब रिसिपिएंट दे या रिसिपिएंट के बिहाफ पे कोई और दे, आप फीस दो या आपके बिहाफ पे पापा दे, चलेगा। रिसिपिएंट दे या रिसिपिएंट के बिहाफ पे कोई और दे, ठीक है। और कभी कभी किसी काम को न करने के बदले में भी पैसा दिया जाता है। जैसे इसका मतलब ये, मेरे पास मेरी ये एक किराना शॉप है, ठीक है, बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत अच्छा फुटफॉल है मेरी किराना शॉप पे, और मेरी पास वाली जगह एक वेकेंट लैंड है। आप उस जगह पे एक किराना शॉप खोलना चाहते हो, कंपटीशन हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, आप मिस्टर एक्स, मैंने आपको बोला कि नॉट टू ओपन किराना शॉप, यानी आप किराना शॉप ओपन नहीं करोगे और इसके बदले में मैं आपको 1 करोड़ रुपए देती हूं। तो इसका मतलब क्या, आपने मेरे लिए कुछ करके पैसा मुझसे लिया या कुछ ना करके। नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग मतलब फोरबेरेंस, कुछ चीज को मना करना। आप कुछ चीज नहीं कर रहे हो और उसके बदले में मुझसे पैसा ले रहे हो तो भी माना जाएगा आप एक्टिविटी कर रहे हो। कुछ करके नहीं, कुछ ना करके एक्टिविटी कर रहे हो। तो हमेशा टू डू समथिंग ही एक्टिविटी नहीं होती है, कभी कभी नॉट टू डू समथिंग भी एक्टिविटी होती है। कुछ ना करके भी आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, और उस एक्टिविटी के बदले में मैं आपको क्या दे रही हूं, 1 करोड़ रुपए। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबेरेंस फॉर द सप्लाई, मतलब किसी काम को ना करने के बदले में पैसा मिले, वो भी क्या है, A+C, एक्टिविटी के बदले में कंसिडरेशन। बस यहां पर एक्टिविटी कुछ काम करने की नहीं है, कुछ नाम ना करने की है, किसी चीज से दूर रहने की है, किसी चीज को टॉलरेट करने की एक्टिविटी है, राइट नाउ। और एक बात कंसिडरेशन में, कभी कभी क्या होता है, व्हेन वी आर डूइंग सम एक्टिविटी, मैं आपको कोई गुड सप्लाई करूं या मैं आपको कोई सर्विस दूं, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक सुपरस्टार है और सुपरस्टार की शादी होने वाली है और उन्होंने होटल मुंबई ताज बुक कर लिया, राइट। अब हर बार कुछ गुगली हो जाती है, शादी होते होते रह जाती है, तो ताज ने बोला भाई आप तो हमको क्या करो, डिपॉजिट दे दो। डिपॉजिट दे दो मतलब मान लीजिए होटल बुक हुआ है 5 करोड़ में, और बोला आप तो हमको 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट दे दो। डिपॉजिट दे दो, सर्विस देने वाले ने, होटल ताज ने 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट ले लिया। डिपॉजिट 2 तरीके का हो सकता है, 2 नेचर का हो सकता है, या तो रिफंडेबल हो सकता है या नॉन रिफंडेबल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि होटल ताज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देने वाला था, किराए पे जगह देने वाला था, और इसके लिए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया 1 करोड़ रुपए का। या तो रिफंडेबल हो सकता है या नॉन रिफंडेबल। अगर रिफंडेबल डिपॉजिट है तो उसे कंसीडरेशन नहीं मानना कंसीडरेशन, और अगर डिपॉजिट्स नॉन रिफंडेबल है तो उसे क्या मान लेना, कंसीडरेशन। क्योंकि जो रिफंडेबल नेचर का डिपॉजिट होता है, इट इज सपोज टू बी रिटर्न, वो तो वापस देने का होता है, ठीक है। मेरे पास कोई रिफंडेबल डिपॉजिट है तो मुझे पता है वो मेरे पॉकेट में नहीं रहने वाला है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी समय के बाद मुझे वो आपको वापस लौटाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम स्कूल में कॉशन मनी डिपॉजिट कराते हैं कि भाई आप जब स्कूल छोड़ोगे तो ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा, तो वो जो कॉशन मनी होती है वो रिफंडेबल नेचर की होती है। स्कूल वाले उसे अपनी फीस नहीं समझ सकते, कारण वो पैसा स्कूल ने लिया है वापस लौटाने के लिए। तो रिफंडेबल डिपॉजिट कभी कंसिडरेशन नहीं होता। बट अगर कोई डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल नेचर का है, जिस समय डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसी समय लिखा है कि ये डिपॉजिट हम आपको वापस नहीं करने वाले हैं, तो वो कंसिडरेशन माना जाता है, ठीक है। ये सब्सिडी वाला पॉइंट हम होल्ड करेंगे और अगले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो
आज हमने क्या बात की कि जब भी हम कहते हैं कि जीएसटी लेवी होना चाहिए, वी हैव टू इंश्योर कि सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई अकेले से काम नहीं चलेगा। हीरो है, मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए हमें हीरोइन चाहिए, कितनी चाहिए? 5 चाहिए, पूरी 5। तो पहली गुड्स और सर्विसेज और दोनों होना चाहिए। दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए। तीसरी बात हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जब भी हम सप्लाई करेंगे वो बिजनेस के लिए या बिजनेस पर्पस, मतलब कमर्शियल मोटिव होना चाहिए। सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। और ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी, पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है सब। और सप्लाई मस्ट बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ये सारी बातें एक साथ पूरी होंगी तभी जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज जीएसटी लेवी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।